नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं अपना बिहार। शुरुआत राजनीतिक गलियारे से आ रही बड़ी खबर से करते हैं। पटना से बड़ी खबर है, जहां आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह जेडीयू में शामिल हो गए हैं। जेडीयू मिलन समारोह में वो जेडीयू में शामिल हुए, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह की मौजूदगी में उन्हें जेडीयू में शामिल करवाया गया। इंजीनियर अजीत सिंह आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे हैं और वो अब तक आरजेडी में थे। हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह मुख्यमंत्री, चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो, चाहे आजादी के बाद तमाम जब सरकार जब सरकार आई सबसे बिहार में समावेशी विकास का समाजवादी मॉडल तो माननीय नीतीश कुमार जी के साथियों, आज इस अवसर पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत सारे सवाल लोगों के मन में है कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़ करके जदयू की तरफ बढ़ने के क्या कारण है। तभी मैंने 2-3 लाइन में बताया कि मैं किन किन वजहों से हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी बातें बताता हूँ। राष्ट्रीय जनता दल समर्पित कार्यकर्ताओं का कब्रगाह बन चुका है। या आप जान जाइए इस चीज को कि आप धंधा कीजिए, बिजनेस कीजिए, ठेकेदारी कीजिए और चुनाव के वक्त आप अटैची लेकर के पहुंच जाइए, टिकट लीजिए और राष्ट्रीय जनता दल में विधायक और एमएलसी से लेकर के सांसद तक बनिए। कुछ अपवाद हो सकते हैं, मैं अपवाद की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सत्य है और पूरे बिहार के लोग इस बात को जान रहे हैं आज के दिन में। कभी कभी हमको आश्चर्य होता है कि जगता भाई जैसे व्यक्ति काहे का किस बात के लिए अपमानित होकर भी वहां पड़े हुए हैं। कौन किस बात के लिए अपमान सह रहे हैं, लेकिन खैर उनकी सोच अलग है। अब वो पता नहीं, हो सकता है उम्र का कुछ तकाजा हो गया हो। अभी तो अजीत जी भीतर से ज्यादा समझ सकते हैं कि उम्र के तकाजा के कारण उनका जो स्वाभिमान है और आत्मसम्मान है वो नहीं जाग रहा है, लेकिन अजीत जी का सम्मान, आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागा और वो आज हम लोग की पार्टी में। और जगदानंद सिंह के बेटे ने जेडीयू में शामिल होने के बाद आरजेडी पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा, वो 5 बड़ी बातें जान लीजिए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बिहार के गौरव को सीएम नीतीश कुमार ही आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कही कि आरजेडी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का कब्रगाह है। पैसे लेकर आरजेडी में जाने वालों का टिकट कंफर्म है। और उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आरजेडी ने स्वर्ण आरक्षण का विरोध किया। अब आरजेडी A to Z की पार्टी है तो पहली पसंद क्यों नहीं। और अब बात तो बोचहा उपचुनाव की जंग की। बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान अब आखिरी दौर में पहुंच गया है। आखिरी 2 घंटे की वोटिंग बाकी है। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान किया। नया गांव के 2 मतदान केंद्रों का जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा विधानसभा सीट पे आज
मतदान प्रक्रिया जो है वो सुचारू तरीके से जारी है। देख सकते हैं कि ये मतदान केंद्र संख्या 154 है। बोचा विधानसभा का नया गांव स्थित ये मतदान केंद्र है। 154 मतदान केंद्र संख्या है और यहाँ पे बारी बारी से जो लोग हैं वो कतारबद्ध होकर के अपने वोट करने का इंतजार कर रहे हैं। मतदान प्रक्रिया पूरी तौर से शांति व्यवस्था के बीच जो है वो सुचारू तरीके से यहाँ जारी है। कुछ मतदाता हैं, उनसे हम बात भी करते हैं। ये बताइए। हाँ, मेरा नाम लक्ष्मी सा हुआ। लक्ष्मी जी, ये बताइए, वोट करने आए हैं, क्या विचार है मन में, किस बातों को ध्यान में रख के वोट कर रहे हैं आप लोग? मन में ध्यान में वोट देने की विचार है, तो हम लोग नंबर लगे हुए हैं। तो जो मतदाता हैं उनसे भी हम बात करते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि जो मतदान करने आ रहे हैं किन मुद्दों को, किन बातों को ध्यान में रख रहे हैं, तो सीधे तौर पे बात करते हैं। ये बताइएगा कि मतदान करने आए हैं आप, किन मुद्दों को ध्यान में रखा आपने? विकास के मुद्दा को हम लोग ध्यान में रखे हैं। विकास के मुद्दे को। आप युवा हैं, आप क्या विकास में तो क्या नाम हुआ? पप्पू कुमार। आपका? श्याम किशोर गुप्ता। तो देखिए, ये पुरुष मतदाता है, महिला मतदाताओं से भी पूछते हैं। ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रखा है, क्या चाहती है, किस तरह का विकास होना चाहिए? नेता को चुनना ही है आप लोग? हाँ, चुनना ही है। कुछ सोची होंगी ना कि कैसा नेता चाहिए, कैसा चाहिए, काम करने वाला, आप लोग बात करने वाला, कैसा चाहिए? काम करने वाला। हाँ, लीलम देवी। देवी हैं, बता रही है काम करने वाला नेता चाहिए, विधायक चाहिए, जो इनकी आवाज को विधानसभा में उठाए, वो वैसा विधायक ये चुनना चाहती हैं। और इस वजह से, क्या नाम आपका? अफसाना खातून। अफसाना जी, ये बताइए किन मुद्दों को ध्यान में रख के वोट करने आई हैं आप? किसको रखे, जिसको भी हो, वोट मतलब जो काम करे। हाँ, कोई काम करे, कोई अच्छा करे। बिल्कुल अच्छा काम करे, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ये मतदाता जो है वो वोट कास्ट करने के लिए आए हैं यहाँ पे। और शांति व्यवस्था के बीच जो है यहाँ पे मतदान प्रक्रिया सुचारू तरीके से चल रहा है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18। और मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार दिख रही है। सुबह से ही महिलाएं मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट देने के लिए लाइन में लगी दिखी। मुजफ्फरपुर के बोचा उपचुनाव को लेकर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से ही जारी है, लेकिन इस बार जो है वो उत्साह एक अलग तरह का देखा जा रहा है। आधी आबादी लगातार सुबह से ही वोटिंग करने के लिए पहुंच चुकी है मतदान केंद्रों पर। तस्वीर आप देखिए, वोट गिरा लिए, वोट गिरा लिए। हाँ, सवेरे सवेरे पहुंच गए। हाँ। काहे इतना सवेरे काहे पहुंच गए? हाँ? इतना सवेरे काहे पहुंच गए? खाना वाना नहीं बनाना था? अच्छा, रोजा था, लेकिन वोटिंग पहले ज्यादा जरूरी है, इसलिए पहुंच गए ना। हाँ। तो महिलाएं जो हैं वह पहुंचने लगी है। 1,37,682 मतदाता जो महिला वोटर हैं वह बोछा में हैं। और कुल मतदाता की बात करें तो 2,90,764 मतदाता जो है बोछा में इस बार वोटिंग कर रहे हैं। 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। महिलाओं से हम जानेंगे कि इतना सवेरे सुबह सुबह पहुंचे हैं वोटिंग के लिए। हाँ जी। कहाँ से आए हैं? मैं मुसरी ब्लॉक से। क्या नाम हुआ? मोमिन निसा। इतना सुबह सुबह पहुंचने के पीछे वजह हाँ, क्या? वोट देने के लिए। वोट देना है। हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, वोट करना है। आप कहाँ से हैं? पलातुर पंचायत से, शाहजहां। इतना सुबह सुबह वोटिंग करने पहुंचे हैं? वोट गिराने के लिए। वोट गिराने पहुंचे हैं। पहले मतदान के पहले जलपान, पहले मतदान, पहले मतदान। महिलाएं जो है वह काफी उत्साहित है। फिर आप देखेंगे किस तरीके से महिलाएं सुबह से लंबी कतारें लगी हैं। हालांकि तमाम लोग जो है वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों की तस्वीर आप देखेंगे। अभी फिलहाल हम मुशहरी ब्लॉक में हैं, वहां पर आप देखेंगे लंबी लंबी कतारें देखी जा रही है। तो 350 केंद्रों पर आज वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। 13 प्रत्याशी मैदान में है और 2,90,764 वोटर हैं। 1,36,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो तस्वीर है, ये लोकतंत्र का जो महापर्व आज चल रहा है, बोछा उपचुनाव चल रहा है, उसकी एक सार्थक तस्वीर कही जा सकती है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और बोचा उपचुनाव को लेकर न सिर्फ महिलाओं में बल्कि बुजुर्गों में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। यहां एक बूथ पर 105 साल की बुजुर्ग महिला वोटिंग के लिए पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और 70 साल की आजिमा बेगम की तरह दूसरी कई बुजुर्ग महिलाएं भी रोजे के बावजूद सुबह सुबह वोट डालने पहुंची। कितना उम्र है? लगभग 70 से ऊपर है। ऊपर है। दिक्कतों है वोट गिरावे में? कैसे कैसे पहुंचली यहाँ पर? गिरावे वोट की दिक्कत है, ये है पोता लेकर आना। अच्छा, रोजा में हती? हाँ, हाँ, रोजा में है। हाँ, हाँ। रोजा रख के भी आई है। बोचा में कई लोग नाव से मतदान करने पहुंचे। मुसहरी के बुधनगरा के लोगों ने नाव से
नदी पार करके वोट देने के लिए वो पहुंचे। लोगों का कहना है कि सालों से उन्हें पुल बनाने का आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन ये वादा पूरा नहीं हुआ और उन्हें नाव के पर सफर करने को मजबूर होना पड़ता है। मुजफ्फरपुर के बोछा उपचुनाव में वोटिंग जारी है और ऐसे में आप देखेंगे एक अलग तरह की तस्वीर जो है वह सामने आ रही है। दरअसल मुशहरी ब्लॉक के बुधनगरा, जो कि 2 भागों में बटा हुआ है, नदी के बीच में एक भाग जो है नदी के उस पार, एक भाग इस पार है और जिस तरीके से कई 100 वोटर्स उस पार हैं, वो वोटर्स जो हैं इस नदी में नाव के सहारे वोट करने के लिए जाते हैं। लोकतंत्र की का जो महापर्व है उसकी एक बेहद खूबसूरत तस्वीर, लेकिन डरावनी तस्वीर कह सकते हैं। कई लोग जो हैं बाहर मतलब उस गांव से वोट गिराने इस पार गए थे और अब वो वोट गिरा के आए हैं। क्या कुछ कहेंगे? वोट गिरा लिए हैं? हाँ जी, वोट गिरा लिए। कहाँ से आए हैं? हाँ, बुधनगरा से। बुधनगरा से। क्या नाम? अच्छे लाल सानी है। क्या कुछ लगता है, मतलब नाव से आना जाना पड़ता है आज के युग में भी, कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो देखिए रहे हैं, आमने सामने है। कितना मुश्किल होता है, आज भी नाव से जाना पड़ता है। इतना सब कुछ तरक्की हो गया लेकिन अभी भी पुल वगैरह नहीं है यहाँ पे। कुछ नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं है। पुल के तो यहाँ 15 साल से यहाँ घोषणा हुआ, आज तक के पुल का लोग नहीं देखा, सपना नहीं देखा, कहाँ गया पुल, नहीं गया से। लोग गाड़ी भी इसी के माध्यम से, नाव के माध्यम से पार कराते हैं। और कोई रास्ता नहीं? आप तो गाड़ी से थे, कहीं और से भी जा सकते थे। नहीं, इसी रास्ता है, नहीं तो एक रास्ता तो है, मतलब पिलखी पुल पार करके, वो बहुत दूर है। उधर आप देखेंगे महिलाएं भी बहुत सारी हैं जो कि वोटिंग करके लौट रही हैं। बहुत सारे लोग आप उस पार देखेंगे तो वोटिंग के लिए अभी भी जो है वह खड़े हैं। हालांकि एक तस्वीर देखिए, एक बेहद अलग तरह की तस्वीर। एक दिव्यांग बुजुर्ग भी जो हैं नाव के सहारे वोटिंग करने गए थे। क्या आप वोटिंग हो गई? तो आप देखेंगे कि वोटिंग करने पहुंचे थे। हालांकि बाइक है, दिक्कत होगा, रिस्क है, तो जाना सही नहीं है। हम आपको यहीं से वो तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम उम्र के लोग जो हैं उत्साह में वोटिंग करने जा रहे हैं। तमाम संकट है यहाँ पे, मुश्किल है, लेकिन बावजूद यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से लोग जो हैं वह वोटिंग करने पहुंचे हैं। तो ये एक बेहद अलग तरह की तस्वीर मुजफ्फरपुर के बोछा की है। देखने वाली बात होगी कि इस तरह के तमाम मामले तो उठाए जाते हैं, लेकिन जनता से तमाम वादे किए जाते हैं, लेकिन इस बार जो नेता अगर जीत कर पहुंचते हैं तो क्या इस समस्या को दूर कर पाते हैं या नहीं। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। विधान परिषद में नवनिर्वाचित सभी बीजेपी परिषद सदस्यों को आज सम्मानित किया गया। समारोह में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और कई नेता मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सभी नवनिर्वाचित विधान परिषद के सदस्यों को शुभकामनाएं दी और भरोसा जताते हुए अपने काम में खरा उतरने की बात कही। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी सम्मानित नए विधान पार्षद जनप्रतिनिधियों की उम्मीद में खरा उतरेंगे और पंचायती राज को लेकर के पंचायत त्रिस्तरीय जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनकी समस्याओं को विधान परिषद में पुरजोर ढंग से उठाएंगे। अगली खबर पटना से है, जहां एक व्यक्ति का कार के साथ काफी दूर तक घसीटने के बाद गिरने से घायल होने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र के नागेश्वर कॉलोनी की है। चौराहे के पास एक कार चालक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिससे उसको काफी चोट लगी थी। इसके बाद जो हुआ वो कैमरे में कैद हो गया। बाइक सवार चोटिल व्यक्ति कार चालक से उलझ गया। वो उसे इलाज के लिए अस्पताल तक छोड़ने की जिद करने लगा, लेकिन कार ड्राइवर मानने को तैयार नहीं था और उसने व्यक्ति से और गाड़ी के अंदर बैठे हाथ छुड़ाने लगा और इसी दौरान कार चालक ने हाथ छुड़ाकर तेजी से गाड़ी आगे बढ़ा दिया, लेकिन उस व्यक्ति ने कार नहीं छोड़ा और कुछ दूर तक घसीटता चला गया, जो आगे जाकर गिरने से जख्मी हो गया और कार चालक गाड़ी के साथ फरार हो गया। और अगली खबर मधेपुरा से है, जहां भूमि विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना उदा किशनगंज के आलमनगर थाना क्षेत्र की है। गोतिया में जमीन को लेकर पुराना विवाद चल रहा है और इसी को लेकर 3 लोगों ने अचानक लाठी डंडे से एक महिला पर हमला कर दिया और जब उसकी बहन उसे बचाने गई तो तीनों ने उस पर भी लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। काफी हो हंगामे और चिल्लाने के बाद मोहल्ले के 1-2 लोग बीच बचाव करने आए, लेकिन लाठी डंडे से लैस लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ
और दोनों की बुरी तरह से पिटाई कर दी गई, जिससे घायल दोनों महिलाओं का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। और ये दो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दो बहनों पर लाठी डंडे से हमला हुआ, उसमें दोनों बहनें जख्मी हो गई और उनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दो महिलाओं पर कई पुरुषों ने मिलकर हमला किया, लाठी से वार किया और उन्हें जख्मी कर दिया। में ढूक कर बुरी तरीका से मारलक सर, सब कुछ सर हमारा सब कुछ सर, कपार में बहुत 5 टाकी लगे सर, हमको बहुत बुरी तरीका से सर मारा, बार जितना मारा पब्लिक में बहुत मारा, बुरी तरीका से सर मारा। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद बालू की लूट रुकने का नाम नहीं ले रही है। यह तस्वीर राजधानी पटना की है। बालू की लूट की भूख ने कानून की मान मर्यादा को तार तार कर दिया है। पटना में दिन दहाड़े पीले सोने की हो रही लूट का जायजा लिया है संवाददाता संजय कुमार ने। गंगा में बालू का अवैध खनन किसी अभिशाप से कम नहीं है, लेकिन बालू माफियाओं की हवस ऐसी कि भूख मिटाए नहीं मिटती। थोड़ी तस्वीर देख लीजिए राजधानी पटना के गंगा नदी की। बीच गंगा नदी में कई बोट जो हैं एक साथ बालू के अवैध खनन में लगे हुए हैं और एक एक बोट पर कई लोग सवार हैं जो बालू का अवैध खनन कर रहे हैं। अगर गिनती करें यहीं से शुरू कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मतलब 2 दर्जन से अधिक बोट जो हैं बालू के अवैध खनन में लगे हुए हैं। और यह हाल राजधानी पटना का है, जहां दिन रात खनन विभाग चौकसी करता है। बगल में खनन विभाग के लिए यहां पर एक चौकी भी बैठाई गई है, कंट्रोल रूम बनाया गया है, बोट भी है, अधिकारी भी आते हैं, लेकिन अधिकारियों की नजर इन बालू माफियाओं पर नहीं मिटती। तो भला ऐसे में इन बालू माफियाओं की हवस कैसे शांत होगी, यह आसानी से समझा जा सकता है। खनन मंत्री जनक राम बार बार ये कहते हैं कि न्यूज 18 बार बार खबर दिखाता है तो हम लोग को संज्ञान में आता है, तो हम लोग एक्शन लेते हैं। लेकिन सवाल यही है, हमारी नजर में ये सारी चीजें आती हैं, हम आप तक पहुंचाते हैं, लेकिन कभी आपकी भी नजर इन बालू माफियाओं की इन बड़ी करतूतों पर पड़नी चाहिए, क्योंकि ये सरकार के राजस्व की लूट हो रही है और सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकारी मशीनरी में बैठे लोगों के ऊपर है, जो इन बालू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए तमाम तरह की कार्रवाइयां करें। लेकिन जिस खनन विभाग में छापेमारियां तो हजारों हो जाती है, लेकिन केस कम ही संख्या में दर्ज होते हों, उस खनन विभाग की कार्यशैली का क्या कहना। बहरहाल एक बार फिर से हम इस मसले को उठा रहे हैं और सरकार के साथ ही पटना जिला प्रशासन और खनन विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं। एक नजर फिर से आप देख लीजिए, ये यहाँ पर बालू के अवैध खनन का धंधा बदस्तूर जारी है, बदस्तूर राजस्व की लूट हो रही है। और थोड़ी नजरें इनायत आप भी कर लीजिए, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि ये पब्लिक की गाढ़ी कमाई है और इसको लूट से बचाने के लिए ही आपको पद पर बिठाया गया है। तो बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि एक बार फिर से खनन मंत्री इस पूरे मामले को गंभीरता से लेंगे और ऐसे बालू माफियाओं को सबक सिखाया जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। नीतीश कुमार अपने पुराने संसदीय क्षेत्र नालंदा के दौरे पर हैं। सीएम आज पावापुरी पहुंचे और वहां बन रहे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि जल्द ही नालंदा महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय स्थल बनने वाला है, इस वजह से इस अस्पताल का भी खास महत्व रहेगा। में जरा देश में भी पता करिएगा कि इसके लिए 54 करोड़ एकड़ का इकट्ठा किया जाता है, 54 एकड़ का। तो ये सब करके जब हम आए पहली बार, मेरे मन में इच्छा थी, जब हम आप जानते ही हैं बन रहा था पुराना यूनिवर्सिटी, उसको रिवाइव करने की बात हो गई थी, राज्य ने किया, फिर केंद्र ने भी किया और फिर बनने लगा कि राजगीर में ही अब उसको नए सिरे से नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित होगा। उसी समय मैंने कहा कि यहाँ पर हम एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनवाएं और वही मेरे मन में आया कि भाई हम यही बनवाएं। हैदराबाद में आईआईएमसी एनुअल एलुमनाई मीट और आईआईएमसीएए अवार्ड का आयोजन किया गया। आईआईएमसी एलुमनाई मीट के इस कार्यक्रम का आयोजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना चैप्टर के तहत किया गया था, जिसमें आईआईएमसी के 1996-97 बैच के स्टूडेंट रहे वरिष्ठ पत्रकार अंशुल शुक्ला और
राजेश परिदा को अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई पत्रकार जुटे जो IIMC यानी भारतीय जनसंचार संस्थान के स्टूडेंट रहे हैं। वो कनेक्शन आ रहा है ना? हाँ सर। खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।